नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। जैसे कि ये यूपीएससी प्रीलिम 2024 के जीएस पेपर 1 में पूछा गया था कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न हम कोई ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं या ध्यान में नहीं रहते हैं। छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, एक लॉजिक माइंड से एक प्रश्न हम हल कर सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 देखिए, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य राज्य सूची का अधीन एक राज्य का विषय है। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची का अधीन विषय हो जाएगा तो फिर ऐसे स्टेट में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे कि ये उस राज्य पे टैक्स लगा रहा है, उस राज्य पे कर लगा रहा है और प्रतिबंधित कर रहा है चीज़ें। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। ऐसे ही फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन राज्य सूची का अधीन एक विषय है। अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन मतलब कि एक दूसरे से माइग्रेशन करने में दिक्कत होगी लोगों को, तो फिर वहाँ राज्य अगर कानून बनाने लगा तो फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में तो जाना प्रतिबंधित हो जाएगा। उस राज्य ने कानून बना दिया कि नहीं, आप इस राज्य में नहीं जा सकते, तो उस जगह नहीं जा सकते, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और निगम कर तो आप इकोनॉमी में पढ़ती हैं कि निगम कर सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन राइट सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भौतिक पूंजी के संदर्भ में पूछ रहा है। देखिए, दो तरह की पूंजी होती है, एक मानव पूंजी रहती है, एक भौतिक पूंजी रहती है। मानव पूंजी को बता दूं तो मैं ह्यूमन कैपिटल उसे कहते हैं। जैसे कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य, अगर इस विषय इनके बारे में अगर गवर्नमेंट काम कर रही है या लोगों में शिक्षा स्वास्थ्य की अच्छी हो रही है पहुँच, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल है। तो ठीक है। भौतिक पूंजी दो प्रकार की होती है, कार्यशील पूंजी और स्थिर पूंजी। कार्यशील पूंजी क्या होती है? जैसे कि किसी चीज़ की खरीदने के लिए बार बार ज़रूरत पड़े, उसे कार्यशील पूंजी बोलते हैं। और जैसे एक बार खरीद लिया वो कई टाइम तक, लंबे टाइम तक चला है, तो उसे हम स्थिर पूंजी कहते हैं। जैसे कि किसान का हल मान लेते हैं हम। किसान का हल एक टाइम खरीद लिया तो फिर लंबे टाइम चलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्थिर पूंजी बोलते हैं। तो इसमें कार्यशील पूंजी लिखी है, तो ऑप्शन 1 नंबर गलत है। और फिर कंप्यूटर भी ये क्या है? स्थिर पूंजी है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अब बुनकर द्वारा प्रयोग की जाने वाला सूत, ये भी एक क्या है? कार्यशील पूंजी है। जैसे कि सूत होता है, जब वो तो जो बुनकर है उसे रोज़ प्रयोग करेगा, रोज़ सिलेगा, लोग रोज़ बनाएगा, रोज़ ज़रूरत पड़ेगी, तो ठीक है, क्या ये हो जाएगी? कार्यशील पूंजी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी क्या है? गलत। वो पेट्रोल भी रोज़ कार्यशील पूंजी है। जैसे कि जितना काम होगा, जितनी गाड़ी बाइक चलाएंगे हम, उतना ही खर्च होगा, तो ये क्या है? कार्यशील पूंजी है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 और 4 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो इसलिए इसको ऑप्शन क्या होगा? बी। केवल 2 सही हैं। अब देखिए, ये पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम 2024 के संबंध में कि अभ्यास मित्र शक्ति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। देखिए, अगर आपने इस प्रकार की कोई भी पढ़ा नहीं है तो ये पर आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल एक ही है कि अगर आपने पढ़ा है कहीं भी तो आप ज़रूर इसको एक झटके में सही कर देंगे। क्योंकि अभ्यास मित्र शक्ति भारत और बांग्लादेश के मध्य नहीं, भारत और श्रीलंका के मध्य है। अगर आपने पढ़ा है और आपने याद है कि भारत और श्रीलंका के मध्य है, अगर हम ऑप्शन पर नज़र देखेंगे तो बी, ए, बी, सी में ऑप्शन नंबर 1 दिए हैं, तो इन तीनों ही ऑप्शन को गलत मानेंगे हम, क्योंकि उनमें एक सही मान के चल रहा है वो। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। इस फिर का पूछते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। ये मध्यम आय देशों को ऋण और गारंटी प्रदान करता है। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। यह गरीबी कम करने के लिए विकासशील देशों की सहायता के लिए अकेले ही कार्य करता है। देखिए, ये थोड़ा अलग स्टेटमेंट लग रहा है, इसलिए इसको गलत मान के चल देंगे। क्योंकि अकेले कार्य करता है, ये तो थोड़ी अलग बडिंग हो गई कि केवल अकेले कार्य करेगा, और भी कार्य कर सकते हैं इसकी। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर 2 को गलत मानेंगे। अगर ऑप्शन नंबर 2 को गलत मानेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एक भी राइट आंसर बचता है हमारे पास। देखिए, ये क्वेश्चन है MPPSC प्रीलिम 2024 का कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर उपयोग के बारे में बताता है। तो देखिए, ये ऑप्शन तो सरल है कि ऑप्शन सी अनुच्छेद 61 है, 61 है। लेकिन अनुच्छेद 61 के अंदर भी कुछ बातें हैं जो आपको जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, उसके अंदर पहले तो आपको 14 जिस भी सदन से आरोप लग रहा है या महाभियोग का, पहली बार तो महाभियोग संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं है। ठीक है। और जिस भी सदस्य से महाभियोग पर राष्ट्रपति के आरोप लग रहे हैं, उसकी कुल सदस्य संख्या की बात कर रहा हूँ मैं, कुल सदस्य संख्या का 1/4 मतलब 1/4 के हस्ताक्षर करके देना पड़ेगा। और फिर 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है। फिर वो सभापति द्वारा, जो भी हमारा लोकसभा या राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष देगा, उससे स्वीकार कर लेता है
तो जिस सदन से आरोप लगे थे उस सदन की कुल सदस्य संख्या, ये भी इम्पोर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होनी चाहिए। ऐसे ही फिर एक सदन से पारित होकर दूसरी सदन में भी जाता है तो वहाँ भी कुल सदस्य संख्या का 2/3 से वहाँ पारित होना चाहिए। इस प्रकार यह एक प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ठीक है, थैंक यू।